मित्रों, द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भावनेश अग्रवाल, नमस्कार। मैंने कल वीडियो जारी किया था कि रिटेल इन्वेस्टर फंसता ही चला जाता है। उसके बारे में काफ़ी मैंने जिक्र किया था, काफ़ी बातें बताई थी और आप लोगों ने देखी भी हैं। और देखिए, गंभीरता से देखिए, चिंतन मनन कीजिए, कुछ परिणाम निकलेगा। कल सैटरडे था, आज संडे है। मैं आज ही 15 दिन के गुरुग्राम प्रवास के पश्चात आज जयपुर लौटा हूँ और आज लौट करके मैंने थोड़े से विश्राम के बाद में, तैयारी के बाद में पहला काम वीडियो बनाना शुरू किया है। बाजार के बारे में चर्चा कर तो संभव बेकार है, क्योंकि सैटरडे को बाजार बंद थे, इसलिए कर चुके हैं, सैटरडे को चर्चा कर चुके हैं हम इस विषय। आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्या राजनीति का शेयर बाजारों, देश के शेयर बाजारों से कोई संबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे और पूरी बात बताएंगे। हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे आज। अब कोई ये कहे कि साहब ये शेयर बाजार से राजनीति का क्या लेना देना, आपको यही तो बताना हम चाहते हैं कि आखिर क्या है मामला। सर्वप्रथम मेरा निवेदन है कि मैं सन 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, जब से लेकर के आज तक की पूरी कहानी सूक्ष्म सुनाऊंगा और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। 1947 में देश आज़ाद हुआ। अंग्रेजों ने देश को बिल्कुल खोखला करके संभलाया था। देश का विभाजन भी हो चुका था। देशी रियासतों का विलीनीकरण किया गया। देश में कुछ भी नहीं था विकास के नाम पर। ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना टूरिज्म था, ना स्टील के कारखाने थे, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग थी, ना एक्सपोर्ट था, ना सिंचाई के साधन थे, ना बांध थे, कुछ नहीं था देश। मतलब आप ये समझिए, 1000 सालों की सामंतवादी दास्ता के पश्चात देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें क्या संभव था? संभव था ही नहीं। इसलिए पंडित नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश का विकास प्रारंभ किया। भाखड़ा नांगल डैम बनाया, हीराकुंड डैम बनाया, राजस्थान कैनाल का काम शुरू करवाया, जो पूरी तो सन 1988 में हुई वो, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण कदम था ताकि राजस्थान के उबलते टीबों के अंदर पीने का पानी मिल सके, कुछ संभव हो, जितना सिंचाई हो सके। और कई योजनाएं बनी। सरदार सरोवर डैम की भी योजनाएं बनी थी, मयूरक्षी योजना की बनी थी, कई योजनाएं कभी बन गई थी, लेकिन अब पैसा इतना तो था नहीं कि सारा काम हो सके। तो पंडित, और इस देश के अंदर अब इन निर्माण कार्यों के लिए मटेरियल भी चाहिए था। अगर आप इंपोर्ट करोगे बहुत महंगा पड़ेगा और देश का सारा पैसा बाहर चला जाएगा। तो स्वदेशीकरण के लिहाज से उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रशिया के साथ कोलैबोरेट करके स्टील ऑफ इंडिया की स्थापना की, भैल की स्थापना की और कई सरकारी क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर के अंदर कई कारखाने लगाए। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की स्थापना की। इनका कुछ विदेशी था, कुछ देशी था, मिलान था, कोई थी, कोई चली गई, कोई रह गई, लेकिन आज जो वर्तमान स्वरूप है ये पंडित नेहरू की और इंदिरा की है। ये मैं ये आलोचना के लिहाज से बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं जो बात दूध का दूध, पानी का पानी कहूँगा। उन्होंने वाकई बढ़िया किया। और देश के विकास, देश में ये जरूर था कि कोई भी उद्योग बिना सरकारी लाइसेंस के नहीं लग सकता था। लाइसेंसिंग प्रणाली लागू कर दी, औद्योगिक लाइसेंस नीति आई और उसके कारण उद्योगों की उस वक्त देश का जो एंटरप्रेन्योर था, टाटा बिरला थे और कोई छोटे मोटे उद्योगपति बांगड़ थे, मोदी, जेके, ये थे तो सही, लेकिन बहुत छोटी शेप में थे। तो ये भी इस पोजीशन में नहीं थे कि कोई स्टील के कारखाने लगा सकें, 200-500 करोड़ रुपया, 1000 करोड़, 700 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया खर्च कर सकें। ना देश के बैंक की स्थिति में थे, ना पैसा था बैंकों में। तो खैर, उस समय की जो परिस्थिति थी, उस हिसाब से जो आर्थिक नीतियां शुरू की गई वो ठीक थी। लाइसेंसिंग सिस्टम भी ठीक किया गया। सरकार के लेवल पर कोई चाहे प्राइवेट सेक्टर में लगे, चाहे सरकारी क्षेत्र में लगे, उसका एक ऐसा परीक्षण जरूर कर लिया जाए कि ये उद्योग सफल होगा या नहीं होगा। तो इस लिहाज से ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग उस समय ठीक था।
लेकिन सवाल यह है कि उसके कारण गति धीमी रही, उद्योगों की गति धीमी रही, और जो नीचे की जो पीढ़ी थी उस समय, सेकंड लाइनर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने उस नीति को इतनी जटिलता से उपयोग किया, उस नीति का, कि वो औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी हो गई। ना फर्टिलाइजर के कारखाने लगे, ना पावर जनरेशन के कारखाने लगे, बस एनटीपीसी था रहा, मतलब वो चलता रहा। और वो डे बाय डे मतलब उसमें जटिलताएं पैदा करते चले गए, ये लाओ, ऐसा लाओ, वायबिलिटी रिपोर्ट लाओ, वायबिलिटी में फिर क्वेश्चन खड़े कर दिए, फिर पॉल्यूशन कंट्रोल का खड़ा कर दिया, फिर कोई लीगल बैरियर लगा दिया, तो वो गति धीमी हो गई और राजनेताओं के नियंत्रण में जकड़ता चला गया औद्योगिक विकास। इंदिरा जी का टाइम आया, इंदिरा जी ने भी काम तो अच्छे किए, उसमें बड़े काम जैसे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाया उन्होंने, या इसको आगे बढ़ाया उसमें, और कुछ जो प्रमुख एटॉमिक पावर रिसर्च नेहरू जी ने स्थापना कर दी थी, भाभा एटॉमिक पावर की, इसको भी आगे बढ़ाया इंदिरा जी ने। और इसी की बदौलत हमने 2 लड़ाइयाँ जीती देश में। इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान का के 2 टुकड़े कर दिए, एक तरह से 2 राष्ट्र पाकिस्तान के थे, उसको अलग अलग कर दिया, पाकिस्तान की ताकत को कमजोर कर दिया। 13 दिन में पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए थे। सेनाओं को 75,000 सैनिकों को भारतीय सेनाओं के सामने सरेंडर करना पड़ा था। लेकिन जो औद्योगिक विकास था वो तो जकड़ा ही रहा, और जो लाइसेंस मिलते थे बड़ी जद्दोजहद से कोई इक्का दुक्का मिलता था, और उसका भी ड्यूअल सिस्टम था। पहले तो हम आपको लेटर ऑफ इंटेंट देंगे, अगर आपने अप्लाई किया, साल 2 साल 4 साल बाद परीक्षण के बाद उसको इतने बैरियर से गुजरना पड़ता था, पूछो मत। सीमेंट की शॉर्टेज, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज, सब शॉर्टेज के चक्कर। जो मेन बेसिक एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर चाहिए, निर्माण के लिए सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, लोहे पे कंट्रोल था, प्राइस कंट्रोल था, उद्योग दूसरे लगते नहीं थे, लगते थे सिक हो जाते थे, माइनिंग पर कंट्रोल था। तो ये चलते चलते सन 71-72 आ गया। उसमें इंदिरा जी के सामने कई राजनीतिक चुनौतियां आई, उनके खिलाफ जो सन 75 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त कर दिया और इमरजेंसी लग गई देश में। उसके बाद में इमरजेंसी जैसे ही समाप्त हुई, देश में जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। वो विद्वान आदमी थे, वित्त मंत्री भी रह चुके थे कांग्रेस सरकारों में, नेहरू जी के टाइम वित्त मंत्री थे, चाइना वार के वक्त वित्त मंत्री थे। वो सुलझे हुए थे, बड़े आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, लेकिन रिजिड नेचर थी। और उनका जो कई राजनीतिक दलों को मिलकर जनता पार्टी बनी थी जयप्रकाश नारायण के कहने से, वो पार्टी आपस में जिद्दोजहद में, एक दूसरे की टांग खींचने में, इनमें वो निमट गई। 2.5 साल में वो सरकार गिर गई। उनकी प्लानिंग तो अच्छी थी, इतने से समय में जो उन्होंने नीतियां अख्तियार की थी, प्राइवेटाइजेशन की नीति। आप देखिए, जो इंटरकॉम का, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, इंटरकॉम के लिए जो टेलीफोन का डिब्बा बनता है, वो भी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री बनाए, प्राइवेट सेक्टर में नहीं बनेगा वो, और उसके लिए जो तार बनेगा वो प्राइवेट सेक्टर में बनेगा। टेलीकॉम संबंधी अगर एक तार मामूली सा बढ़ना है, वो भी प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ाएगा, सरकार का नियंत्रण था। कुछ इंडस्ट्री कंप्लीटली रिजर्व फॉर सरकार थी। पावर निर्माण, बिजली निर्माण का काम प्योरली सरकारी क्षेत्र में हो सकता था, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर में कोई पावर अलाउड नहीं थी। ये जो आप देख रहे हो, इसमें से कुछ जैसे टोरेंट पावर है, टाटा पावर है, इन्होंने तो सरकारी पावर कंपनियों को बाद में जब अटल बिहारी सरकार आई तो उन्होंने उनका प्राइवेटाइजेशन किया, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सौंप दिया, नीलामी कर, ठीक है। तो उसके बाद में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद जनता सरकार बनी, जनता सरकार के डिसॉल्व हो गई 2.5 साल में, फिर इंदिरा सरकार आई, फिर थोड़ा सा उन्होंने ठीक ठाक काम। तो ठीक ये था कि औद्योगिक गति थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की पकड़ने लगी थी, थोड़ी रुख में नरमी आई थी, डी लाइसेंसिंग तो नहीं हुआ था,
तो हुआ क्या कि ये जापानी कोलैबोरेशन से कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगी, हीरो होंडा, इंडो सुजुकी, मारुति पहले लगा दी थी इंदिरा जी, ये बात सही है। सन 68-70 के आसपास ही चालू कर दिया था काम, लगी थोड़ी देर बाद में थी, लेकिन कर दिया था। और निसान है, टोयोटो है, और साहब आपके स्वराज मजदा है, ये कई कंपनियां जापानी कोलैबोरेशन से कई ऑटोमोबाइल के कारखाने लगे, और वो सक्सेस भी, सफल भी हुए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी। उससे पहले हिंदुस्तान मोटर बिरला जी बनाते थे, उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, कोई क्वालिटी नहीं सुधारी, कोई फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं किया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लाए। फिएट बनती थी, उसकी भी यही पोजीशन थी। वो हिंदुस्तान वो ये समझिए आप, जो हिंदुस्तान मोटर की कार थी, एम्बेसडर नाम था उसका, उससे बेकार थी, नहीं चली वो सड़कें। वो जैसे ये प्राइवेट गाड़ियां आई, फेल हो गई। मारुति चली, उस कार के कारखाने बाद में लगे, कार की जो इंडस्ट्री है वो बाद में लगी, टू व्हीलर था वो। और उससे पहले टूल की पोजीशन थी, बजाज था, एक ये फिरोदिया थे जो मोपेड बनाते थे नवीन, जिनका ये भारत फोर्ज है, और बजाज ऑटो का बस वो स्कूटर प्रिया, और जो मुझे था, क्या नाम था उसका, वो था स्कूटर था चेतक, वो ब्लैक में बिकते थे। 5,000 8,000 रुपये एक एक स्कूटर पे ब्लैक था। 4,000 ओरिजिनल प्राइस कंपनी की, 7-8 हज़ार रुपये ब्लैक, बताइए बात। मिलता नहीं था ब्लैक, लाइन लगी रहती। उनकी बुकिंग पे लाठियां चलती थी, पुलिस लाठियां चलाती थी, इतनी भीड़ हो जाती थी। खैर, ले दे के थोड़ा सा सुधार आया, हल्का सा सुधार आया। सन 84 के अंदर इंदिरा जी की हत्या हुई। हत्या के बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जी को प्रचंड बहुमत मिला, और प्रचंड बहुमत के उपरांत राजीव गांधी एक बहुत खुले दिल के इंसान थे। अब मुझे कोई कहे साहब आप भाजपी हो, मैं राजीव गांधी को एक नंबर का बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े खुले दिमाग के थे, देश की प्रगति चाहते थे, उनकी नीयत में कोई फितूर नहीं था। वो देश से गरीबी का उन्मूलन चाहते थे, देश का मॉडर्नाइजेशन चाहते थे। राजीव गांधी ने टेलीकॉम सिस्टम को फास्टन किया देश में, मतलब टेलीकॉम सिस्टम की स्थापना करवाई, उसको वाइड स्प्रेड फैलाया, जल्दी फैलाया, कंप्यूटराइजेशन लागू करवाया। हालांकि दुनिया भर का विरोध था, बैंक कर्मचारी विरोध में थे, और कई लेबर यूनियन उसके विरोध में थे, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे उन्होंने शुरू करवा दिया था, वो लागू हो गया, उससे एफिशिएंसी आई। लाइसेंस सिस्टम में भी इतना किया उन्होंने कि इतना कड़ा लाइसेंसिंग था कि जैसे एक कंपनी स्कूटर बना रही है 150 सीसी का, अब सपोज करो वो 2.25 सीसी का बनाना चाहती है, या 2 सीसी का बनाना चाहती है, 1 सीसी का वो नहीं बढ़ा सकती। 5,000 स्कूटर पर ईयर बनाने का लाइसेंस है, 5100 भी नहीं बढ़ा सकती। उसको लिबरलाइज किया उन्होंने, संख्या को तो नहीं किया, लेकिन उसमें ये कहा कि भाई स्कूटर टू व्हीलर बढ़ाना आप बढ़ा दीजिए, 1.5 का, 2.25 का, 2 का, जैसा बनाना चाहो बना दो आप। उसमें और कोई भी टेक्निकल चेंजेस करना चाहो कर दीजिए। इतना राजीव गांधी सरकार में विश्वनाथ प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे, और उन्होंने किया। वो भी आदमी इंटेलिजेंट थे, इसमें कोई शक नहीं, उनकी सूझबूझ और दिमाग और बहुत फर्स्ट क्लास थे, नॉलेजेबल आदमी थे, लेकिन नियत में खोट था। राजीव गांधी को गिराने के लिए, उनको उनको टोपल डाउन करने के लिए देश के अंदर उद्योगपतियों पे छापे मारे, कई उद्योगपतियों को जेल भेजा। मनमोहन थापर, उनको जेल भेजा बेचारों, जमानत हो गई नीचे की कोर्ट से, ऊपर अपील करके कैंसिल करवा दी। धीरूभाई अंबानी पर छापे मारे, इनके खिलाफ केस बढ़ाए। धीरूभाई अंबानी को बेचारे को पैरालाइज हो गया, उसमें ग्रीन कैंडी हॉस्पिटल में बॉम्बे में भर्ती कराया, उस समय जो भी था पार नहीं पड़ी, फिर उसको स्विट्जरलैंड ले गए, कुछ ठीक हुए, उस समय ठीक ठाक हो गए थे वो। और राहुल बजाज पर छापे मारे, बहुत मतलब तूफान मचाया उन्होंने। और जो मार्च 1986 में वो बजट लेके आए थे, उस बजट में भी उन्होंने इतना जबरदस्त वो मतलब वो नेगेटिव पॉइंट लेके आए, जीरो टैक्स कंपनी प्रपोजल ला दिया, दुनिया भर के इंपोर्ट खोल दिए उन्होंने, ताकि रिलायंस के कारखाने खास तौर से उन पर, उनका प्रहार रिलायंस पर था, क्या रिलायंस को बर्बाद करना। और क्या 400 रुपये रिलायंस बिकता था, 60 रुपये आ गया। तो ये राजनीति का संबंध आ गया कि नहीं आ गया? अगर राजनीतिज्ञों की कृपा नहीं हो तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो चल ही नहीं सकता है। इंपोर्ट खोल दिया, फाइबर के रेट गिर गए,
जापान और कोरिया ने जबरदस्त, चीन ने जबरदस्त डंपिंग की इंडिया में। रिलायंस का शेयर 400 से 60 रुपये आ गया था, बड़ा घबराहट थी, बाजारों में सब मिट्टी हो गया। रिलायंस जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर था उसको कन्वर्टेबल, मतलब उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा था। सौदे लोग खरीद चुके थे उस बॉन्ड को प्रीमियम पे, बाजार से प्रीमियम आ गया था उसमें बाजार, वो सब कैंसिल हो गया, मारे गए लोग। बाजारों में बहुत निराशा का वातावरण हुआ और अंततोगत्वा राजीव गांधी नहीं चाहते थे। ही वॉज ए ग्रेट मैन। भाई मैं आपसे बता रहा हूँ, जिस दिन उनकी हत्या की, जिस वक्त मुझे खबर मालूम पड़ी, मेरी आंखों में आंसू थे। बिकॉज मेरा किसी पार्टी से, मैं देश का विकास चाहता हूँ, मेरी भावना ये है, गरीबी दूर होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, लेकिन परमात्मा की, भगवान की मर्जी थी, क्या कर सकते थे। तो एनीवे उनको हटाना पड़े। राजीव गांधी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को पोर्टफोलियो चेंज कर दिया, डिफेंस मंत्री बनाया। फिर उन्होंने वहां पर जाकर के चुनाव जब हुए तो वो फोर्स का काम कर दिया उनकी जान को। तो फोर्स में उनको चोर साबित करने का प्रयास किया, भ्रष्ट साबित करने का प्रयास किया, जो गलत। राजीव गांधी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई पैसा नहीं खाया, बिचौले खा गए होंगे, उनका कोई बैड इंटेंशन नहीं था। ही वॉज क्वाइट ए क्लीन मैन। और फिर ये थोड़ा सा बाबरी मस्जिद के, राम मंदिर के विवाद चालू हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, 10 महीने वो प्रधानमंत्री रह पाए, बस इसी लायक थे वो। ही वॉज नॉट ए गुड मैन, नियत बहुत खोटी थी। क्या करे, बस पूछो मत आप जो है। तो सवाल ये था, 10 महीने रहे, 10 महीने आंदोलन दंगे ही होते रहे। आप हटे, वो सरकार डिसोल्व हुई, बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया, राम मंदिर के मुद्दे पे लिया। और भी कई मुद्दे थे, एक वो जो ओबीसी को आरक्षण दे दिया था, चलो वो ठीक था, आज भी है, कोई बात नहीं, देना भी चाहिए। तो फिर दोबारा सरकार बनी तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। नरसिंह राव कांग्रेस के थे। देखिए आप, ये नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप मुझ पर यह आरोप ना लगा सके कि मैं बीजेपी का आदमी हूं या किसी और पार्टी का। नरसिंह राव बहुत अच्छे इंसान थे, वो एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए। और उन्होंने मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया। वित्त मंत्री बना करके उनको पूरी छूट दी, देश के अंदर जितना आर्थिक उदारीकरण आप ला सकते हो ला दीजिए। तो उन्होंने गोल्ड कंट्रोल एक्ट को खत्म किया, WTO के एग्रीमेंट पे साइन किए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण करवाया, का गठन करवाया, सेबी की स्थापना करवाई, शेयर बाजार के भी रिफॉर्म लाए। वो मनमोहन सिंह एक बहुत ही ईमानदार और एक बहुत काबिल इंसान थे, कांग्रेस के ही थे ना ये, तो मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं। तो बहुत अच्छे काम किए। हालांकि उस उदारीकरण से कुछ समय परेशानी रही, 5-7 साल, लेकिन उसके बड़े सुखद परिणाम आए। एक ही गलती कर दी उन्होंने कि WTO में प्रोविजन था कि स्वदेशी उद्योगों को बचाने के लिए कोई भी कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, लेकिन वो ड्यूटी लगाई नहीं। तो वो देश के सारे उद्योग समाप्त हो गए थे। लेकिन कॉरपोरेट बैंकिंग आ गई थी उस समय, HDFC बैंक, इंडस बैंक, एक्सिस बैंक, ये और ये आपके ICICI बैंक, ये सब आ गए थे, उसमें आए ही थे, आना शुरू हुआ था इनका। प्राइवेट बैंकिंग सेगमेंट क्या आप डी लाइसेंसिंग किया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को समाप्त किया उन्होंने। केवल 9 उद्योग ऐसे बचे थे जिनको इंडस्ट्रियल लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया, जैसे पावर जनरेशन, ये किसी सीमा तक चलो ठीक था, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सिविल एविएशन और इस तरह के माइनिंग, कोयल माइनिंग खास तौर से रखा था, है ना। इस तरह 9 इंडस्ट्रीज, अच्छा पेट्रोलियम, इस तरह से इनको 9 चीज़ों को लाइसेंसिंग में रखा था। ऐसा नहीं था कि कोई सरकारी क्षेत्र में बनेंगे, प्राइवेट सेक्टर में नहीं बनेंगे। तो मेरा कहना ये है कि इन सब चीज़ों के उपरांत भी मेरा दृष्टिकोण ये है, मेरा किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। मैं आई वांट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और डेवलपमेंट जब होगा जब आप आर्थिक उदारीकरण करोगे, आप बाहर से आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, देश का निर्यात बढ़ाओगे। इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि नरसिंह राव ने बहुत अच्छे काम किए। फिर नरसिंह राव सरकार हार गई, चुनाव हार गई। फिर ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने बहुत शानदार पॉलिसी ला रहे, लेकिन संसद में 1 साल बाद
जो विश्वास मत पर वोटिंग हुई उसमें 1 वोट से बीजेपी चुनाव हार गई, मतलब, और सरकार गिर गई। फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर बीजेपी आई और फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। सन 2001 आ गया। इन बिटवीन आईटी सेक्टर में तेजी आ चुकी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी में तेजी आ चुकी थी, टेलीकॉम कंपनी में तेजी आ चुकी थी। टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को अलग कर दिया था। भारतीय एयरटेल और ये सब आ चुके थे और ये अपनी तेज गति से चल रहे थे, देश में विस्तार कर रहे थे, नई नई सुविधाएं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे थे। सब रिलायंस टेलीकॉम भी आ गया था, जो डूब चुका है। अनिल अंबानी जी के पास था, वो डूब चुका है। तो जैसे जैसे सरकारें बदली, जैसे जैसे प्रधानमंत्री बदले, वैसे वैसे सुधार आए। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, पर्यटन का विकास हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े और आईटी सेक्टर के अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट लाए। आईटी सेक्टर को अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्रमोद महाजन ने जमकर के कोऑपरेट किया। जो आज आप सूरत देख रहे हो आईटी सेक्टर की, और भारत सरकार ने नासकॉम की स्थापना की थी, जो कि आईटी आज भी हो, ताकि आईटी सेक्टर को वो कोऑपरेट करे, उनको फैसिलिटेट करे। और अनदर थिंग ये हुई कि फिर बहुत बढ़िया काम किया, सड़कें बनाई, रेलवे में सुधार किए, पावर सेक्टर में सुधार किए, पावर की अवेलेबिलिटी, पावर की शॉर्टेज खत्म कर दी थी उस समय, इतने से शॉर्ट पीरियड में। और एक माइनॉरिटी सरकार थी, वो गठबंधन सरकार थी, मतलब जिसमें कम से कम 15-20 दलों की सरकार थी, लेकिन बदकिस्मती से 2004 के अंदर बीजेपी सरकार चुनाव हार गई, मतलब, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री हमने खो दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इनकी सरकारें आ चुकी थी। वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनिस्टों का शासन था। इन्होंने जातिवाद को संरक्षण दिया। इन्होंने, मतलब, जो क्या कहें, मतलब, जो अपराधी थे जिनका विनाश हुआ है, उनको जबरदस्त संरक्षण दिया। बंगाल में तो अभी भी नहीं हो पाया है, जबरदस्त संरक्षण दिया, और उसके कारण वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ। और वो दोनों राज्य, क्या तीनों राज्य, बंगाल में तो काफी उद्योग थे, वो सब चले गए वहां से धीरे धीरे छोड़ के। नक्सलाइट से बर्बाद किया, फिर ममता बनर्जी ने बर्बाद किया, और हुआ परिणाम ये कि ये तीनों राज्य गरीबी की बेड़ियों में जकड़ते चले गए। उड़ीसा भी गरीब था, अब नहीं है गरीब, और उड़ीसा को नवीन ये जो है चीफ मिनिस्टर, इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट किया। ही हैज डन नाइस थिंग्स। मैं तो काम की प्रशंसा करता हूँ, पार्टी की नहीं करता हूँ। आज मोदी जी भी अगर खराब काम करेंगे, मैं कहता हूँ मोदी जी का हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम वोट किसी दूसरी पार्टी को दे दें। तो मेरा मतलब ये है कि फिर ये जो दोनों माँ बेटों की सरकार आई, आप मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, मुझे बहुत खुशी सन 2004 में कि ये पढ़े लिखे आदमी है, विद्वान आदमी है, पहले भी बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, और इनका काम करने का इरादा भी था, बट ही कुड नॉट डू दैट, क्योंकि इनकी चली नहीं। कोई भी काम था, जो कैबिनेट थी, इतनी भ्रष्ट कैबिनेट थी, 20 धीरे धीरे करके कोई भी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से जो भी आप सैंक्शन चाहते थे, कोई सैंक्शन नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे, और प्रधानमंत्री जी का कहना मानते नहीं थे। 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर्यावरण मंत्रालय की अलमारी में बंद होते चले गए। किसी को देते थे, ना तो कोई हवाई अड्डा बनने देंगे, ना कोई रेलवे स्टेशन बनने देंगे, ना कोई कारखाना लगने देंगे, और देते थे तो सफल नहीं होता था, वो अनवायबल हो जाता था, इतना टाइम लगा देते थे। इन माँ बेटों का कोई दोष नहीं, सिर्फ इनका दोष ये है कि इनको ज्ञान, इनके नेत्र में खोट नहीं था, ये तो अज्ञानतावश जो इनकी जो वही राजीव गांधी को भी परेशानी, उनके जो इर्द गिर्द जो लोग थे वो खराब थे। और इन माँ बेटों में भी क्या है कि ये सड़क पर चले नहीं, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए नहीं, कभी कोई मीडिया ट्रायल दिया नहीं इन्होंने, कभी इन्होंने अफसरों से, विद्वानों से, अर्थशास्त्रियों से कभी बैठ करके कभी तसल्ली से चर्चा की नहीं। ज्ञान कहाँ से आता है बताओ? राहुल गांधी ने तो मेरे ख्याल कभी किसी फाइल के हाथ ही नहीं लगाया। इनको तो यही नहीं पता नोटशीट क्या होती है, कैसे की जाती है, क्या लिखा जाता है, सरकार में निर्णय कैसे होते हैं, पता ही नहीं इनको कुछ। मैं आई कैन से विद श्योरिटी, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान हैं, जो लोग मिलके आए हैं वो इनके अप्रिशिएट करते हैं
की बातचीत, पहली बात तो मिलते नहीं है, लेकिन मिलते हैं वो आदमी प्रशंसा करता है कि ही इज ए नाइस मैन। होंगे, खैर मैं कभी नहीं मिला। सोनिया गांधी की भी नियत में कोई खोट नहीं था, वो भी गरीबों के प्रति सहानुभूति रखती थी, लेकिन उनकी अज्ञानता के कारण जो नीचे की उनकी जो साथी थे, उनके माते थे, मंत्री थे, वो बहुत खराब थे। जयराम रमेश, एक भी पैसे की सैंक्शन नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ। प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, इसलिए वो चाहते थे कि सरकार का इसको, कांग्रेस को फेल करूं मैं। नियत में खोट था। देखिए वो आज इस दुनिया में नहीं है। नरसिंह राव भी दुनिया में नहीं, राजीव गांधी भी नहीं है, जो बात सत्य कहने की। तो परेशानियां बहुत आई, देश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ता चला गया, देश के कल कारखाने बिछड़ते चले गए, और जो अटल बिहारी वाजपेयी 8% की जीडीपी छोड़ के गए थे, वो 4% पर आ गई। इतना देश में कर आतंकवाद, टैक्स टेररिज्म फैल गया, पॉलिसी पैरालिसिस आ गया, नीतियां कोई बनती नहीं थी, माइनिंग नहीं थी, कोयला नहीं था, इंपोर्ट ना होने दें, देश में निकालने नहीं दें, यानी आयातित कारखाने बंद हो गए, बिजली की शॉर्टेज पैदा हो गई, नेशनल ग्रिड फेल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया था, देश रुक गया था। शेयर बाजार बिल्कुल पड़े रहे, सुस्त रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुक गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां खत्म हो गई। कारण क्या कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिए उनको, अब आप समझते हैं ठेके कैसे मिलते हैं सरकार में, और वो भी उस सरकार में ठेके ले लिए, पर्यावरण में उलझा दिया, बाद में उनको कोई पेमेंट में उलझा दिया, कोई ड्राइंग डिजाइन में उलझा दिया, कोई ना कोई लफड़ा उनकी जान को डाल दिया। उन कंपनियों का पैसा अटक गया, बैंकों से उधारी थी, बैंकों का भी पैसा डूबा, वो कंपनियां बंद हुई। गमन इंडिया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, IVRCL और अनगिनत कंपनियां जिनके नाम ही भूल गए, तो वो सब गर्त में समा गई, कब्र में दब गई वो कंपनी। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन तो बच गया, पटेल इंजीनियरिंग बच गई, मरते मरते बचे, अभी भी वेंटिलेटर पर। तो उन नीतियों का परिणाम था। देखिए, पैसा सरकार से चलता है, औद्योगिक नीतियां सरकार से चलती है, और कहा जाता है कि इंडस्ट्री इज ए चाइल्ड ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। अगर सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा तो देश के उद्योग धंधे नहीं बनते। इस सरकार ने आकर मोदी जी ने सन 13 के चुनाव अभियानों में कह दिया था कि मुझसे लोग पूछते हैं मैं क्या करूंगा, तो मैं ये कहता हूं कि मैं देश का औद्योगिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको रेस्टोर करूंगा, देश के अंदर आयात को रोकूंगा, देश के निर्यात को बढ़ाऊंगा। परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारी खत्म होगी। आप देखिए सरकार कितने लोगों को रोजगार देता है। रोजगार तो प्राइवेट सेक्टर से ही पनपेगा। ब्लू कॉलर जॉब्स होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएंगे, मतलब व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं वो IT सेक्टर से आएंगे, टेक्नोलॉजी से आएंगे, फार्मा से आएंगे, एक्सपोर्ट बिजनेस से आएंगे, बिजनेस को मैनेज करने से आएंगे, शेयर बाजारों से आएंगे, कैपिटल मार्केट से आएंगे। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ब्लू कॉलर लेबर चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए मोदी जी ने इन उद्योगों का कंप्लीट ऑलमोस्ट रिवाइवल का एक रोड मैप तैयार कर दिया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप वोट दें, प्लीज़, मतलब जो आप अपनी इच्छा से दें वोट, आप स्वतंत्र, मेरा कोई प्रभाव नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो खाली आपको याद दिला रहा हूँ कि राजनीति से शेयर बाजार का क्या संबंध। अगर राजनीति शुद्ध होगी, राजनेताओं का दिल साफ होगा, तो देश के उद्योग धंधे विकास करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था संभलेगी, देश की मुद्रा स्ट्रांग होगी, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी फैलेगी। आप बाहर से कमा के लाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, निर्यात को रोकोगे, जब भी तो आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी, जब भी तो आपको रोजगार मिलेगा। गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम जब भी तो चलेंगे, बच्चों को दूध पिलाए जब भी जा सकेगा, बच्चों को जो खाना है जब भी दे सकोगे आप, जबकि आप कमा करे, आप सरकार के पास पैसा होगा। आपके शेयर बाजारों के अंदर अगर लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पनपेगा, जब भी तो देश में प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोग प्रॉस्परस होंगे। तो राजनीति का और उद्योग धंधों का सीधा संबंध है। पॉलिटिकल पॉलिसीज गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, जो रूलिंग पार्टी की जो पॉलिसीज होती है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज, डोंट फॉरगेट इट। बहुत बढ़िया है। इसलिए जो भी आप वोट दें अपनी इच्छानुसार दें, बहुत लोग दे भी चुके हैं। मैं टाल रहा था इसको कि लोग ये समझेंगे कि मैं कुछ राजनीतिक प्रचार कर रहा हूँ। मैं प्रचार कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ गरीब बच्चों को दूध मिले, खाना मिले, शिक्षा मिले, देश के लाल गुदड़ियों में नहीं दबे रह जाएं, वो मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। और मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग जो अपनी बस्तों को लगाते हैं वो FDR के बजाय शेयर बाजार में लगाएं, और वो पैसा फलीभूत हो। और वो जब भी होगा जब देश की राजनीतिक स्थितियाँ,
देश में स्थिर और मजबूत सरकारें होंगी, निर्णय लेने की शक्ति होगी उन सरकारों के पास में। और दूसरी बात, वो सरकारें अंतःकरण से सोच करके ईमानदारी से देश का विकास करना चाहेंगी, जब भी आपका विकास होगा। आप ये मान लीजिए, कोई अर्ध विक्षिप्त सरकारों को लाने से देश का विकास नहीं होगा। ये मेरा आपसे प्रार्थना है। मैंने इसमें जो भी कुछ कहा है, अगर गलत कहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। इतना लंबी बात कही है, 30 मिनट तक मैं लगातार बोला हूँ, हो सकता है कोई बात गलत भी निकल गई हो, मैं भी इंसान हूँ। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी प्रश्न पूछना हो आप दिल खोल के दें। आपको कोई मेरे से शिकायत हो इस संबंध में, दिल खोल करके मुझे कहें, कोई संकोच की आवश्यकता है। मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग। मैं भी आपकी तरह से इस देश का एक नागरिक हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ मैं भी आपसे। तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।